Hello everyone, this is me Archana. I hope you all doing very well. Welcome to my channel UGC नेट by अर्चना मैम, जहाँ पे मैं आपको UGC नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर और जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसीज आपकी आती हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड या फिर आपके जितने भी ये आपके पीएचडी में एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आते हैं, आपके डिम्ड यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, इन सभी से जितने भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं रिगार्डिंग पीएचडी के लिए, तो उन सभी को भी मैं आपको अपडेट करती रहती हूँ। कुछ दिनों से जो है मेरी क्लासेस आपको इंटरप्ट देखने के लिए मिल रही होंगी। आपको जो है रेगुलरली बेसिस पे क्लासेस नहीं जा रही हैं बिकॉज आई हैड अ सम वर्क। मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको जल्दी फिनिश कर दूँ, कुछ ख़त्म हो रहा है एंड देन फिर मेरे पास जो है कुछ चीज़ें आ जा रही हैं, जो है फिनिश नहीं हो पा रहा है। मैं उसे ट्राई कर रही हूँ कि जल्द से जल्द उसे ख़त्म कर दूँ, सो दैट मैं आपका जो पर्टिकुलर क्लासेस यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकूँ। ओके। सो आज एज वी ऑल नो कि जो पुराने स्टूडेंट हैं जो ये यूजुअली जो देखते हैं, उन्हें तो पता होगा जो मेरी क्लास की टाइमिंग होती है वो पेपर फर्स्ट की जो मेरी टाइमिंग होती है वो 6 PM इवनिंग में होती है, जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे फ्राइडे एंड सैटरडे को चलती है। और उसके बाद जो आपका संडे बचता है उसमें हम बेसिकली PYQ सॉल्व करते हैं। और वो आपका जो PYQs होता है एक लंबा मैराथन आपका जाता है 1 आवर आपका, कभी कभी 2 आवर्स का, इस तरीके से पूरी लंबी क्लासेस होती हैं। ओके। आप जो है ये जो मेरा चैनल है यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम से जाकर के वाईटी चैनल पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ से जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों ही आपको बाइलिंगुअल देखने के लिए मिलेंगे। बाइलिंगुअल ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही कंटेंट आपको प्रोवाइड होते हैं। ऑल्सो जो पेपर सेकंड की क्लासेस होती हैं मेरी, वो बेसिकली आपको मॉर्निंग में देखने के लिए मिलेगी, विच मीन्स 11:30 पे क्लासेस मेरी होती हैं, जिसमें मैं आपको होम साइंस बेसिकली यहाँ पे पढ़ाती हूँ। यानी जो होम साइंस की क्लासेस हैं हमारी चलती हैं यहाँ पे, होम साइंस की क्लासेस यहाँ पे चलती हैं। ओके। ये भी आपको 11:30 मॉर्निंग में होती है। टोटल 6 डे क्लासेस चलती हैं, यानी मंडे से लेकर के आपको सैटरडे तक क्लासेस देखने के लिए मिलती हैं। एंड जो आपका संडे होते हैं उसमें बेसिकली हम करते हैं मैराथन एज यूजुअल। जो आपके 1-2 हफ्ते, शायद एक हफ्ते मैंने पिछले सेशन में भी जो है आपका जो आपका लास्ट वीक गया है उसमें भी मैंने मैराथन नहीं ली है, कुछ क्लासेस भी आपकी डिस्टर्ब चल रही हैं। ये पेपर फर्स्ट सेकंड की भी क्लासेस आप जाकर के यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम से सर्च कर सकते हैं वाईटी चैनल पे और जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे दोनों ही जो कंटेंट होते हैं वो आपको बाइलिंगुअल देखने के लिए मिलते हैं। पीवाईक्यूज प्लस थियरीज हम कवर करते हैं। पीवाईक्यूज हम कब करते हैं, जितने भी आपके मैराथन होते हैं उसमें मैं बेसिकली आपको पीवाईक्यूज कराती हूँ एंड देन उससे रिलेटेड आपके थियरी जो है कन्वर्ट करती हूँ एंड देन जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं आपके या फिर जितने भी आपके कुछ ऐसे वर्ड्स एनटीए के द्वारा पूछे जाते हैं जो मुझे लगता है कि आपके लिए एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो है यूज़फुल है, सो दैट मैं उसको बहुत ही अच्छे से एलेबरेट कर देती हूँ। ऑल्सो यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। आप किसी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड ओके, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। बेसिकली जो हमारी आज की क्लास होगी वो क्वेश्चन आंसर की क्लासेस मैंने रखी हैं। यानी आपके जो है टोटल हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे और ये पेपर सेकेंड से ही क्लासेज आज बेसिकली हमारी जाएंगी। सो यहाँ पे क्वेश्चन आपका गिवन है, मैं एक बार पेन सिलेक्ट कर ले रही हूँ यहाँ पे एंड देन वी आर मूविंग। क्वेश्चन आपका गिवन है RCH का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म ऑफ द RCH केयर। बेसिकली ये आपके CD से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी जो आपके RCH है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन गिवन है आपका रिकग्निशनल चिल्ड्रंस होम, या फिर रिप्रोडक्टिव केयर चाइल्ड हेल्थ, या फिर रिकग्नाइज चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स, या फिर आपका नॉन ऑफ द एबव। जब भी हम RCH केयर की बात करते हैं तो वो एक ही चीज़ पे फोकस करता है। वो क्या फोकस करता है, रिप्रोडक्टिव केयर चाइल्ड हेल्थ। यानी जो रिप्रोडक्टिव केयर चाइल्ड हेल्थ है ये आपका जो है RCH का बेसिकली फुल फॉर्म है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट एड्स। तो सभी को एड्स के बारे में ऑलमोस्ट इतने तो आपको अवेयरनेस होगी ही कि एड्स बेसिकली क्या है, किस किस तरीके से फैलता है और एड्स का क्या ऐसा कौन सा ऐसा इन्फ्लुएंस है जो बेसिकली एड्स को प्रभावित करता है।
सो बेसिकली निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण है जो एड्स का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन गिवन है आपका यहाँ पे, वेस्टर्न बोल्ट और एलिशा करके हैं, या फिर आपके नॉर्दर्न ब्लास्टिक और एलिशा हैं, या फिर आपके पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस यानी जिसे हम आपके जो है ब्लॉट्स भी बोलते हैं, या फिर एलिशा और पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस होते हैं, यानी जो एलिशास है एंड जो पॉलीमरेज चेन है इनका बेसिकली रिएक्शंस हो, यानी पीसीआर। यदि आपके फुल फॉर्म भी आ जाता है आपके पीसीआर, तो आप यही समझे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस की बात बेसिकली हो रही है। तो जब भी एड्स का ये देखने के लिए, यानी उसका डिटेक्शन करने के लिए जो बेसिकली परीक्षण किया जाता है, जो टेस्ट यूज़ किया जाता है, वो आपका होता है वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलिशा, यानी वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलिशा। इसका बेसिकली टेस्ट किया जाता है। यदि आपके ऑप्शन में केवल एलिशा आ जाए तब भी आप करेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ही आपका पूछा जाता है, बट समटाइम ऐसा होता है कि आपको केवल एलिशा भी दिया होता है। सो जो ये बोथ ऑप्शन यहाँ पे है, वेस्टर्न वोल्ट एंड एलिशा, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिया पियाजे द्वारा दिया गया शब्द जो टर्म है क्या है, कि हाइपोथेसिस के विकास और परीक्षण की क्षमता के बारे में बताता है, यानी हाइपोथेसिस के विकास की परीक्षण और करने की जो क्षमता है। व्हाट इज द टर्म गिवन बाय द पियाजे रिगार्डिंग द एबिलिटी टू डेवलप टेस्ट हाइपोथेसिस? आपकी बेसिकली यहाँ टेस्ट हाइपोथेसिस से पूछा है, पियाजे के अकॉर्डिंग टेस्ट हाइपोथेसिस क्या है? ऑप्शन गिवन है आपके, एनालिसिस, हाइपोथेटिकली डिडक्टिव आपके रीजनिंग्स, या फिर डेमोस्ट्रेशंस, या फिर असिमिलेशन। सो असिमिलेशन को सबसे इन्होंने पियाजे ने बताया था। असिमिलेशन एक प्रकार का बेसिकली आपका स्कीमा है जो एग्जिस्टिंग नॉलेज को न्यू नॉलेज से बेसिकली असिमिलेट करने का काम करता है, यानी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज और जो न्यू नॉलेज है उनके बीच जो है जोड़ने का काम करता है, यानी जो आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे आप न्यू नॉलेज को जो है वेरीफाई करते हैं एंड असिमिलेट करते हैं। इसमें बेसिकली पूछा क्वेश्चंस में आपका ये है कि पियाजे के अनुसार हाइपोथेसिस के बेसिकली डेवलपमेंट में जो टेस्ट यूज करते हैं वो आपका क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा हाइपोथेटिकली डिडक्टिव रीजनिंग। ओके, सो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हाइपोथेटिकली डिडक्टिव रीजनिंग जो आपकी होती है, यानी हिंदी में आप इन्हें हम निगमनात्मक तर्क से जानेंगे, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी? सो ऑप्शन आपका गिवन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, यानी इनफर्टिलिटी के क्या कॉजेज होते हैं? हिंदी में आपका है, अनुवर्तता के कारण क्या है? ऑप्शन गिवन है आपके, इनरेगुलर प्रोडक्शंस ऑफ गुड क्वालिटी एग्स हो गए, या फिर लो स्पर्म प्रोडक्शंस एंड डिलीवरी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर हार्मोन आपके इम्बैलेंस एबनॉर्मेलिटी हो गई, या फिर ऑल ऑफ द एबव। सो जब भी इनफर्टिलिटी की बात होती है तो इसमें बेसिकली आपका आ जाता है कि इसमें से सारे आ जाएंगे आपके, जैसे आपके जो रेगुलर प्रोडक्शंस ऑफ गुड क्वालिटी एग्स हो जाते हैं, ये आ जाएगा। लो स्पर्म प्रोडक्शंस एंड डिलीवरी ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड द हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज, ये सारे यानी तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, यानी आपका जो है उपरोक्त सभी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वन इज, adolescent and young adult are a particular risk of contracting AIDS when, यानी पर्टिकुलर उन्हें रिस्क हो सकता है कब एड्स को लेकर के? किशोरावस्था और युवा वयस्कों में एड्स के लिए विशेष जोखिम होता है क्या? उनमें पहचान भ्रम है, यानी दे हैव आइडेंटिफाई कंफ्यूज, यानी जो है आइडेंटिटी जो है उनके अंदर आइडेंटिटी कंफ्यूजन है, या फिर दे एंगेज एंड आपका जो है अनप्रोटेक्टिव जो है सेक्स है उसकी वजह से, या फिर वे एनेमिक हैं इस वजह से हो रहा है। सो एनीमिया का इससे कोई रिलेशन है नहीं, एनीमिया से रिलेटेड इसका कोई ऑप्शन ही नहीं बनता, तो ये आपका ऑप्शन आप पहले ही जो है इसे रिजेक्ट कर दें। इसके बाद आपके बचते हैं दो ऑप्शंस। दे हैव आइडेंटिटी कन्फ्यूज, यानी वो कन्फ्यूज हैं इस वजह से, जितने भी किशोरावस्था या युवा वयस्क हैं वो एड्स को लेकर के जोखिम में है, क्योंकि उनके अंदर कन्फ्यूज़न है, जो उनके आइडेंटिटी है उनको लेकर के कन्फ्यूज़न है, या फिर वो जो है अनप्रोटेक्टिव सेक्स कर रहे हैं, इस वजह से जो है चीज़ें जो है इनकी जो किशोरावस्था में बेसिकली इन्हें एड्स होने की संभावना होती है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज़ द, जब वे असुरक्षित यौन संबंधों में संलग्न है, इस वजह से जो है
इस अवस्था में बेसिकली देखने के लिए मिलता है आपको, किशोरा एंड युवा अवस्था में। नेक्स्ट वन इज कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का क्रम क्या है? द सीक्वेंस ऑफ कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थियरी। सो एज वी ऑल नो कि कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थियरी दी थी। मैंने प्रीवियसली, इससे पहले जितने भी मेरे सेशंस है उसमें मैंने कोहलबर्ग का नैतिक जो विकास है, यानी कोहलबर्ग ने जो मोरल डेवलपमेंट थियरीज दी थी, उसको मैं आपको जो आपका प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल आता है उसको मैंने डिटेल में कवर कराया है, तो आप उस वीडियोस को जा करके प्रेफर कर सकते हैं। उसके अंदर क्या और आपके जो है सब प्रोसेस क्या है उसको भी मैंने, स्टेजेस क्या आते हैं उसको मैंने बहुत ही डिटेल में वहाँ पे बताया, क्योंकि स्टेजेस से भी आपके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का क्रम में आपका यहाँ पे गिवन है प्री कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। यस होता है, लेकिन इसके बीच में आपका एक और होता है जो होता है कन्वेंशनल। सेकंड ऑप्शन गिवन है आपके कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, या फिर प्री कन्वेंशन एंड पोस्ट कन्वेंशनल। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द 4 नंबर ऑप्शन, यानी प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। इससे पहले आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन था, मैंने इसको डिटेल में बताया है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, गिव मी अ मोमेंट। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, अभी ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किशोरावस्था के बारे में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पूछा है कौन सा एडोलेसेंस के बारे में, कौन सा रेफरेंस ऐसा है जो एडोलेसेंस के बारे में बेसिकली आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन गिवन है आपके, हार्मोनल प्रभाव बढ़े हुए भावनाओं में योगदान कर सकते हैं, या फिर पहचान की तत्काल केंद्रीय हो जाती है, या फिर प्रारंभिक और विलंबन से परिपक्व भावनात्मक और सामाजिक संयोजन को प्रभावित नहीं करती है, या फिर सोचने की क्षमता को विकसित करती है। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट जो बेसिकली गलत होगा वो ये है, प्रारंभिक और विलंब से परिपक्व भावनात्मक और सामाजिक संयोजन को प्रभावित नहीं करती है। यस करती है, क्योंकि जब एक एडोलेसेंस कोई कोई पर्सन एडोलेसेंस अवस्था में है, तो उसको जो है जो अर्ली एंड लेट जो मैचुरेशंस है डज नॉट अफेक्ट इमोशनल एंड सोशल। यस करती है, इमोशनली आप देखेंगे कि थोड़ी देर में वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं, एंड थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हैं। एज वेल एज सोशल एडजस्टमेंट, सोशल में उन्हें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, वो खुद के अपने नियम कानून को प्योरिटीज़ पे रखते हैं, यानी उसे जो है प्योरिटाइज करते हैं, यानी जो समाज के द्वारा जो नियम रूल्स वगैरह बनाए गए हैं उनमें वो क्या क्यों कैसे की जो है क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्यों है, इसे बदलना चाहिए, इस तरीके की भावना बेसिकली एडोलेसेंस में देखने के लिए मिलती है जब वो इस स्टेज में आते हैं। निम्न में से कौन सा तरुण अवस्था में महिलाओं में होता है? विच मीन्स प्यूबर्टी, यानी फॉलोइंग ऑकर व्हेन द फीमेल एज टू प्यूबर्टी, प्यूबर्टी स्टेज में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बेसिकली होती हैं? ऑप्शन गिवन है आपके ओवल्यूशंस, या फिर आपके इन लार्ज ऑफ ब्रेस्टेस, या फिर इंक्रीज आउटपुट ऑफ ऑयल एंड स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। सो इसमें बेसिकली पूछा है कि जो तरुण अवस्था होती है, यानी जो प्यूबर्टी स्टेज होती है फीमेल्स में, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? ओवुलेशंस, या फिर जो इनलार्ज ब्रेस्ट हो जाते हैं, या फिर जो आपके ग्लैंड्स हैं वहाँ से आपके आपके जो है इंक्रीज होने लगते हैं स्वीट्स या फिर ऑयल्स। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज़ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों ही चीज़ें आपको प्यूबर्टी स्टेज में देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट वन इज HIV वायरस विल नॉट बी प्रेजेंट इन द विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें से बेसिकली आपका HIV वायरस मौजूद नहीं होगा? ऑप्शन गिवन है ब्लड, स्वेट, बॉडी फ्लूइड्स यानी जो शारीरिक तरल पदार्थ है उसमें, या फिर आपके सीमेन में। तो इसमें बेसिकली पूछा है किसमें मौजूद नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, नहीं का ऑप्शन पूछा है। ओके, सो इसमें बेसिकली आपका हो जाएगा स्वेट, यानी जो पसीना होता है उसमें आपका नहीं, ये आपके जो है HIV वायरस देखने के लिए मिलता है, यानी ब्लड में देखने के लिए मिलेगा आपको, बॉडीज फ्लूइड्स जितने होते हैं उनमें देखने के लिए मिलेगा, एंड आपके जो सीमन है उसमें देखने के लिए मिलता है जो भी HIV का वायरस होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज
In girl, the ovaries and eggs become mature and ovulation become the release ovum by the process of, उसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, यानी लड़कियों में अंडाशय और अंडे परिपक्व हो जाते हैं और अंडाशय डैश की प्रक्रिया द्वारा बीज छोड़ना शुरू कर देते हैं, उस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या कहते हैं। ऑप्शन गिवन है आपका ओवुलेशंस एंड फर्टिलाइजेशंस, ओगेमिनी, या फिर आपके जो है ओजेनेसिस, ओगेनेसिस। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द फर्स्ट नंबर ऑप्शन विद द करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा मैं फर्टिलाइजेशंस आपको अभी यही बता दे रही हूँ, ऑलमोस्ट आपने जो है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा कि फर्टिलाइजेशन विच मीन्स जब आपका ओवम ओवम को जो है स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो आपका वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है एंड 24 आवर एंड 48 आवर के बाद जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है यूट्रस में। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन, एंड हम बेसिकली जो दो टर्म्स है ये तो हम सभी को पता है। ओवुलेशंस मीन्स होता है कि जो आपका मेंस्ट्रुएशंस आता है, यानी जब आप ओवुलेशंस होता है तो उसके ओवुलेशंस होने के आपके बाद ही जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी स्टार्ट होती है, यानी जो अंडाशय है वो बाहर आता है, वो उस जो टर्म्स होता है उसके लिए बेसिकली ओवुलेशंस होता है। इसमें एक जो है मैच्योर होता है एंड देन वो बेसिकली जो उसकी प्लेस है उसको वो छोड़ना शुरू करता है एंड देन वही आपका जो है मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी पीरियड्स होता है। फर्टिलाइजेशन एज वी ऑल नो कि जो फर्टिलाइजेशन है वो आपके ओवम एंड एग से मिलके बेसिकली ये होता है। बात करेंगे हम ओगेमी क्या है एंड ओजेनेसिस क्या है। ओके, सो मैंने यहाँ पे ओगेमिनी एंड ओजेनेसिस को मेंशन किया है। ओके, ओगेमिनी जो आपकी होती है रेफर टू अ टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शंस आपके वेयर gametous cell differs significantly in size and form of which of the female आपके जो है gametes egg being large and immotile while a male gamete sperm it's smaller and motile होते हैं, यानी ये बेसिकली आपके छोटे हो जाते हैं, स्मॉलर हो जाते हैं एंड मोटाइल होते हैं, यानी हिंदी में हम इसे उगामी कहते हैं। एक प्रकार के लैंगिक प्रजनन को संदर्भित करता है, एक प्रकार का ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को बेसिकली बताता है। ओके, जिसमें युग्मक यौन जो कोशिकाएं होती हैं, यानी जो सेक्स शील्स होते हैं, वो आकार में बेसिकली भिन्न हो जाते हैं, या तो वो डिफर हो जाते हैं या फिर इसमें जो फीमेल जो आपके एग्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं या फिर उनके अंदर गतिहीन हो जाते हैं, यानी उनके अंदर मूवमेंट जो होता है वो कम हो जाता है। आई रिपीट अगेन, जो फीमेल एग्स होते हैं, जो मादा युग्मस होती है, जो फीमेल आपकी जेमिनी एग्स है, वो लार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और गतिहीन हो जाते हैं, यानी उनके अंदर मूवमेंट कम हो जाता है। जबकि मेल जो स्पर्म होता है वो छोटा हो जाता है एंड जो आपका वो गतिशील हो जाता है, यानी उस पे जो है गतिशीलता देखने के लिए मिलती है। तो जब भी हम बात करते हैं ओगैमी की, तो दो वर्ड्स आप इसमें बेसिकली ध्यान रखें कि जो एक तो ये आपका हो जाता है, दो तीन टर्म्स आप इससे टर्म्स पे ध्यान रखें, क्योंकि आप जब एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो यही आपके जो की पॉइंट्स आपको टर्म्स के बीच में डिफरेंस समझने में हेल्प करती हैं। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट ओगैमी, तो हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एक तरीके का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है। और क्या है इसमें जो फीमेल एग्स होते हैं वो लार्ज हो जाते हैं साइज में और गतिहीन हो जाते हैं, यानी उनमें जो है मूवमेंट करने की क्षमता कम हो जाती है। वाइल उसी समय ही यदि ओगैमी जो आपके मेल में देखने के लिए मिले तो उनका जो स्पर्म होता है वो छोटा हो जाता है एंड देन वो गतिशील हो जाते हैं, यानी ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। इज इट क्लियर? उसमें एक ऑप्शन और आपका गिवे था, वो था आपका ओजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फीमेल गैमेटी ओवम एंड द एग सेल फॉर्मेशंस स्टार्टिंग द, आपके जो स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक की जो प्रक्रिया होती है वो ही आपके जो है ओजेनेसिस होती है, जिसमें ओवोगुलेशंस होता है एंड देन वो आपके मेंस्ट्रुएशन फॉर्म में बाहर आता है। तो ओवोगुलेशन स्टार्टिंग से लेकर के उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने तक का जो पूरा पीरियड होता है वो आपका ओजेनेसिस कहलाता है। यहाँ हम और अच्छे से समझेंगे, हिंदी में बेसिकली हम इन्हीं अंडजनन कहते हैं, मादा युग्मक यानी जो फीमेल
जो फीमेल गैमेट होते हैं वो आपके अंडाशय अंडा कोशिका यानी जो ओवम या एग सेल्स होते हैं निर्माण की प्रोसेस है एक बेसिकली, यानी ये एक प्रकार की प्रक्रिया है। यानी ओजेनसिस आपका जो होता है वो जो फीमेल एग्स होती हैं उनके निर्माण का पूरा प्रोसेस होता है। एज आई प्रीवियसली मेंशन, जो भ्रूण के अंडाशय में प्रारंभिक जनन कोशिकाओं से शुरू होती है जिसमें समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन शामिल होते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप निषेचन के लिए तैयार परिपक्व होता है एंड जो उससे बेसिकली जो है एक आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है। सो ओजेनेसिस को आप एक चीज समझिएगा कि जब भी हम वेनिवर वी आर टॉकिंग अबाउट एंड डिकोडिंग की जो ओजेनेसिस वर्ड्स है ये क्या है, तो वो एक प्रकार का जो है फीमेल फीमेल जो है आपका एग होता है जो उस फीमेल एग के पूरे प्रोसेस के बारे में बताता है। यानी जो पूरा फीमेल का जो एग है उसकी प्रक्रिया जो भ्रूण के अंडाशय से प्रारंभिक जनन कोशिकाओं से स्टार्ट होती है एंड देन वो एक मैच्योरेशन फॉर्म में जाती है, रेडी होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज which family is formed by an individual when a marriage and had children okay। ऑप्शन गिवे हैं, जब एक व्यक्ति विवाह करता है तो उसके बच्चे होते हैं और परिवार में कौन सा रूप बेसिकली होता है। ऑप्शन गिवन है आपके मैट्रीफोकल लोन पेरेंट फैमिली या फिर मैट्रीफोकल लोन पेरेंट फैमिली या फिर आपके न्यूक्लियर फैमिली या ज्वाइंट फैमिली। तो एज वी ऑल नो कि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें मदर फादर एंड उनके बच्चे होते हैं। ज्वाइंट फैमिली में मदर फादर बच्चे एंड साथ में आपके जो है 3 जनरेशन्स आपके संयुक्त परिवार में आ जाती है। अब 3 जनरेशन या फिर अभी यदि 3 जनरेशन उसमें नहीं दिया है, 3 पीढ़ियां नहीं दी हैं, तो मदर फादर और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो आ जाते हैं। ओके, अब इसमें आपका गिवन है मातृ सत्तात्मक अकेला जनन परिवार या फिर पितृ सत्तात्मक अकेला जनन परिवार। तो जो इसके ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज अ न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली ये मैरिज से पूछा है, तो मैं सोच रही थी आपके मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगी जो आपको इसमें दे दिया है। 2 पुरुषों या अधिक पुरुषों के साथ एक महिला का विवाह क्या कहलाता है? मैरिज ऑफ अ वुमन विद 2 मेन, मैरिज ऑफ अ वुमन 2 मैन और मोर मैन इज कॉल्ड, यानी 2 या 2 से अधिक मैन विवाह कर रहे हैं एक फीमेल के साथ, यानी फीमेल एक है। ओके, और जो मेल है आपकी एक फीमेल हो गई और जो मेल है आपके वो आपके 2 है या मोर है। इज इट क्लियर? यानी 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक मेल और एक फीमेल है, यदि उनका विवाह आपस में होता है तो वो आपका क्या कहलाता है? ऑप्शन गिवन है मोनोगैमी, पॉलीगैमी या फिर आपके पॉलीएंड्री या फिर कोहैबिनेशंस। ओके, सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द बहुपतित्व, यानी एक ही पत्नी के कई सारे जो हैं हस्बैंड्स हैं। ओके, नाउ हम बात करेंगे मोनोगैमी क्या है, पॉलीगैमी क्या है, आपकी जो पॉलीएंड्री क्या है, एंड साथ ही साथ हम बात करें कोहैबिटेशंस आपके क्या है। ओके, सो जब भी हम बात करते हैं मोनोगैमी तो नाम से ही पता चल रहा है मोनो, मोनो विच मीन्स एक, यानी सिंगल की बात चल रही है। ओके, सो इन्वॉल्व हैविंग ओनली वन पेरेंट्स एंड एट ए टाइम, यानी आपके एक ही पेरेंट्स इसमें होंगे एट ए टाइम। ठीक है, वाइल polygamy involve having multiple parents simultaneously, which can be further categorized as polygamy, one man with the multiple wives। सो पहले तो हम ये समझे कि मोनोगैमी विच मीन्स आपके एक पेरेंट्स, आपका एक जो मेल है एंड फीमेल, 2 आपस में जो है वो पेरेंट्स बनते हैं। ओके, तो ये आपका मोनोगैमी में आ जाता है विच मीन्स आपका एक मेल एक फीमेल आपका मोनोगैमी है। इज इट क्लियर? Whenever we are talking about polygamy, polygamy में बेसिकली मल्टी पेरेंट्स होते हैं, यानी मल्टीपल आपके मेल होंगे एंड मल्टीपल फीमेल होंगे, उनका आपस में जो है साइमल्टेनियसली ये रिलेशंस होता है। अब हम बात करेंगे पॉलीगैनी क्या होता है। तो पॉली का मतलब ही आप सभी को पता होगा कि पॉली यानी एक या एक से अधिक, यहाँ पे भी पॉली यानी एक से या एक से अधिक। ओके,
तो अब हम डिफरेंट कैसे करेंगे, पॉलीगैनी, गैनी की बात कर रहा है तो गैनी से आप एक चीज समझ लें कि गैनी ये रिप्रेजेंट करता है वाइब्स के लिए, यानी मल्टीपल वाइब्स होंगे। और जब एंड्री पूछ दे, पॉली का मतलब आप दो या दो से अधिक, और एंट्री आपका पूछ दे, तो आप ये समझे, आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं कि एंड्री का मतलब आपका हो जाएगा कि मल्टीपल जो है आपके हस्बैंड्स इसमें बताए गए हैं। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलीगैमी, sorry for inconvenience, so वन मैन विद मल्टीपल वाइफ्स, ओके। और पॉली एंट्री में आपका क्या आ जाएगा, वन वुमेन और मल्टीपल हस्बैंड। इज इट क्लियर? सो जब भी हम बात करते हैं पॉली आपके मोनोगैमी, वन मैन वन वुमेन गेट मैरिड, एंड देन आपका पॉलीगैमी, आपका जब भी हम बात करते हैं पॉलीगैमी तो मल्टीपल पेरेंट्स यानी मल्टीपल वुमेन्स, मल्टीपल आपके जो है मेन होंगे, एंड दे आर साइमल्टेनियसली ये जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एंड देन पॉलीगैनी जो होती है उसमें वन मैन एंड मल्टीपल वाइफ्स होती हैं, एंड जो पॉली एंड्री होती है उसमें वन वेमेन एंड मल्टीपल्स जो है हस्बैंड्स होते हैं। यहाँ पे हिंदी में एक विवाह में एक समय में केवल एक ही बेसिकली साथी होता है, जबकि बहु विवाह में एक साथ कई साथी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? जैसे आगे बहु विवाह यानी एक पुरुष की कई पत्नियां, बहुपतित्व में एक जो फेमेल है उनके कई सारे हस्बैंड, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कोहैबिटेशंस, वेयर टू पीपल लिव टुगेदर विदाउट बीइंग मैरिड। यानी जब भी हम बात करते हैं कोहैबिटेशंस में, कोहैबिटेशंस तो इसमें जो दो पर्सन है यानी एक मेल एक फीमेल रहते हैं साथ में, लेकिन विदाउट जो है मैरिज के। ओके, तो ये एक एक टर्म्स आप याद रखें, क्योंकि टर्म्स जब उस समय आता है एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि ये टर्म्स शायद आपको कंफ्यूज कर दें। तो आप जब भी पॉली आए विच मीन्स ज़्यादा हो गए, गैमी फीमेल के लिए, आप एंड्री है तो मेल के लिए, आप इस तरीके से यदि आप अलग अलग इसको जो है डिफाइन करके लर्न करेंगे तो आपको कॉन्शियस माइंड में लंबे समय तक बना रहेगा। एक बच्चा जो अपने पिता के साथ वंश की लाइन को जोड़ना चाहता है, ध्यान से देखिएगा, एक बेसिकली चाइल्ड है, जो बात हो रही है यहाँ पे पैट्रियार्कल, यानी पैट्रियार्कल की बात चल रही है, मैट्रियार्कल की बात नहीं चल रही है। वंश की लाइन को जोड़ना चाहता है, वह केवल डैश समाज का हिस्सा बन सकता है। क्या आप कहें मैट्रिलोकल या फिर बायोट्रिकल या फिर मैट्रिलिनियर या फिर पैट्रिलिनियर। सो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यानी पत्नी स्थानिक, द्विपक्षी, मातृसत्तात्मक या फिर आपका पितृवंशी। सो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द, क्योंकि यहाँ पे वंश को पूछा गया है तो इसीलिए हम बेसिकली जाएंगे आपका पैट्रिलिनियर यानी पितृवंशी। निम्नलिखित में से पितृसत्तात्मक परिवार की क्या विशेषता नहीं होती है? तो एज वी ऑल नो कि मैट्रियार्कल फैमिली या पैट्रियार्कल फैमिली सबको पता होगा, मैंने पहले भी इससे पहले सेशन लिया उसमें बताया है कि जब भी हम पैट्रियार्कल फैमिली की बात करते हैं तो वहाँ पे जो मेन सत्ता होती है वो पिता के हाथ में होती है, यानी पूरा जो पूरी फैमिली का जो लेखा जोखा है, क्या चीज़ें कैसी होंगी, क्या क्यों कैसे, ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है ये सब उनके पास होते हैं, और कैसे पूरा ऑर्गेनाइजेशन होगा ये सारे पैट्रियार्कल फैमिली पे पिता के हाथ में होती है। और जब हम मैट्रियार्कल फैमिली की बात करते हैं तो ये सारी सत्ता आपके जो है माता के हाथ में होती है। सो एक ऑप्शन गिवन है इसमें, हस्बैंड में बी कैजुअल विजिटर हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन गिवन है, वाइफ कम टू लिव इन द हाउस ऑफ हाउस हस्बैंड। या फिर और थर्ड ऑप्शन आपके, चिल्ड्रन हैव नो राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ मदर फैमिली। या फिर फादर इज सुप्रीम हेड ऑफ द फैमिली। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द, इसमें बेसिकली आपके पितृसत्तात्मक परिवार में क्या बेसिकली नहीं होता है, तो पितृसत्तात्मक में आपके जो आगंतुक हो सकता है ये चीज़ आपकी नहीं होती है, ये सारी चीज़ें आपके आती है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन इज ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है, सहवास क्या है? हिंदी में आपका गिवन है सहवास क्या है, यानी व्हाट इज द को लिविंग। ऑप्शन गिवन है यहाँ पे, वन वुमेन मैरिज सेवरल मैन, यानी कई जो पुरुष से, या फिर वन वुमेन हैज अ हस्बैंड, वन वुमेन मैरिज वन मैन एंड हिज ब्रदर,
या फिर वन वुमेन एंड मैन लिविंग टुगेदर विदाउट मैरिज। सो यस, मैंने प्रीवियसली आपको बताया, जो भी आपके इससे पहले हमने पढ़ा है, तो सहवास का एक ही मतलब होता है, बिना विवाह के साथ रहने वाले जो भी मेल या फीमेल होते हैं आपस में इनका होता है। यानी इसकी आपके एक महिला का कई पुरुष की शादी, इस तरीके का कोई ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं होगा को लिविंग में। नेक्स्ट वन इज एक प्रकार एक प्रकार का एक पक्षी वंश जो पिता या माता के पक्ष का अनुसरण करता है विशेष रूप से जाना जाता है क्या? अम्बिलिनियर या फिर द्विपक्षीय वंश, मातृसत्तात्मक वंश या पितृसत्तात्मक वंश। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द अम्बिलिनियम, यानी आपके जो है अम्बिलिनियम आपका जो होता है वो आपके एक पक्षीय वंश आपके जो है पिता या माता के अनुसरण करेगा, तो उसे हम अम्बिलिनियम कहते हैं। नेक्स्ट वन इज जब दो या अधिक नजदीक से संबंधित एकल परिवार एक बड़े आंतरिक समूह के साथ क्लस्टर बनाते हैं तो वह डैश इकाई के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन की मैंने आपका क्लस्टर, एक्सटेंडेड फैमिली या फिर आपके इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारे आपके ऑप्शन हो जाएंगे इनकरेक्ट। जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इट विल बी द सेकेंड नंबर ऑप्शन, यानी विस्तारित प्रभाव यानी एक्सटेंडेड फैमिली। नेक्स्ट वन इज परिवार की कम पारंपरिक संरचनाएं हैं, द लेस ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द फैमिली। ऑप्शन गिवन है आपके unmarried couple with children and unmarried couple without children. Next one is gay male couple with the children and gay male couple without children. Unmarried couple living together. So मैंने हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा है कि इस तरीके का ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि अनमैरिड कपल लिविंग टुगेदर ये आपका बेसिकली को लिविंग में आ जाएगा। एंड आपका जो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इट विल बी द 4 नंबर ऑप्शन है, परिवार कम पारंपरिक संरचनाएं। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली पूछ रहा है यहाँ पे लेस ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, यानी ये जो है ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है, इसमें लेस ट्रेडिशनल है, तो इसमें आपके सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑल ऑफ द ऑप्शन जो होगा आपका इट विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वन इज परिवार के समय के साथ अनुमानित चरण और पैटर्न को क्या कहा जाता है? द सेट ऑफ patriarchal stiff or pattern families experience over the time of refer to as the ऑप्शन गिवन है आपके फैमिली लाइफ साइकिल, डेवलपमेंट टास्क, फंक्शनलिज्म या फिर बोथ, यानी आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट होगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इट विल बी द पारिवारिक जीवन चक्र यानी फैमिली लाइफ साइकिल। नेक्स्ट वन इज पेरेंटिंग स्टाइल दिया गया था बॉम्बरेट के अनुसार, जिसमें हमने पेरेंटिंग स्टाइल ऑलमोस्ट एनटीए के द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, सो परमिशिव गिवन है आपके, ऑथोरिटेटिव गिवन है, ऑथोरिटेरियन गिवन है, एंड जो निग्लेक्ट कर देते हैं ये आपके गिवन है। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि जिसमें कंट्रोल्ड हो एंड आज्ञाकारी हो, यानी आपके जो है कंट्रोल हो एंड ऑडियंस यानी आज्ञाकारी हो। सो इसमें आपके जो परमिशिव है इसमें तो आपका नहीं आता। ऑथोरिटेटिव आपका एक सत्तावादी है, अधिकारवादी है, जो आपका यही आपका एक तरीके से समझे कि पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल्स होती है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज ऑथोरिटेरियन हो गया एंड देन आपका निगलेक्ट हो गया। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इट विल बी द सत्तावादी। वाई? क्योंकि यहाँ पे पहले ही पूछा आपका कंट्रोल होना चाहिए एंड द अधिकारीवादी, यानी जो पेरेंट्स है वो अपने जो चाइल्ड है अपना जो उसका जो उनके जो बच्चे हैं उन पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखते हैं और किसी भी प्रकार का उन्हें फ्रीडम नहीं होता है अपने किसी भी निर्णय को लेने के लिए। एंड देन जो आपके ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं वो उनके जो भी वो डिसीजन लेते हैं, जो भी बच्चा डिसीजन ले रहा है उसमें उनको क्या राइट है क्या रॉन्ग है उसके बारे में सजेशंस देते हैं एंड देन उसके साथ कोऑपरेट करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब राघव मोहित के जबरन एक खिलौने छीन लेता है तो केवल खिलौना पाने के लिए दिलचस्पी नहीं, न कि अपने दोस्त की चोट पहुंचाने में, यानी उसका जो पूरा फोकस है राघव का वो एक ही है कि उसको जो है ट्वाइस चाहिए एनी हाउ, एंड देन उसे जो उसको उसके जो फ्रेंड है उसको चोट लगी है उस पर उसका जो है ध्यान नहीं है। यह एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उपकरण के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है। बचपन से सबने आम प्रकार की आक्रामकता होती है, ये किस प्रकार की आक्रामकता कहलाती है? ऑप्शन की मैंने आपके इंस्ट्रूमेंटल एग्रेसिव्स या आपकी आपके जो है ओवर्ट एग्रेशन या फिर एंगर हो गया या फिर अप्रसन्नता यानी डिस्प्लेजर। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द साधक आक्रामकता यानी इंस्ट्रूमेंटल एग्रेसिव्स। नेक्स्ट वन इज इसमें से कौन सा ऐसा है जो
पालन शैली में बेसिकली इनकरेक्ट है। यानी जो पालन शैली यहाँ पे अनुमन्य पालन शैली यानी आपके परमिशिव पेरेंटिंग स्टाइल के लिए इनकरेक्ट ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन गिवन है आपके are usually very nurturing and loving toward their kids, allow self experience and self regulations, they make few demands या फिर so little interest in children activities। इसमें से पूछ रहा है जो परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल्स है उसमें क्या गलत है, यानी बच्चों की गतिविधियों में कम दिलचस्पी दिखाते हैं। यही आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा इसमें। माता पिता के साथ संघर्ष, वयस्कों के अलगाव, लापरवाह व्यवहार, वयस्क मूल्यों, अस्वीकृति का बेसिकली पैटर्न है। क्या है? एडेप्शन, एडोलेसेंस, आपके जो है रेवल्यूशंस, एक्टिव एंगेजमेंट या फिर ऑल ऑफ द एवर। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो रहा है दैट इज द किशोर विद्रोह। नेक्स्ट वन इज किशोरों में दुख की व्यापक भावनाएं होती हैं, चिड़चिड़े होते हैं, कम आत्मसम्मान रखते हैं, कम नींद आती है, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होते हैं। ये बेसिकली कब होता है? ऑप्शन गिवन है आपके कोविड में, या फिर अवसाद यानी डिप्रेशंस में, या फिर स्लिप डिसऑर्डर है, या फिर फीवर है। तो इस तरीके की चीज़ें बेसिकली जो है अवसाद में यानी जब डिप्रेशन होते हैं उसमें देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट वन इज किशोरों जो कि एक ऐसी गतिविधियों में जो कि गैर कानूनी होने के साथ साथ स्वयं या दूसरों के लिए विनाशकारी कहलाते हैं, क्या होते हैं? आपके किशोर अपराधी होती हैं, या फिर वीरता होती है, मस्ती खेल हो गया, या फिर ड्रामा हो गया। तो इस तरीके की चीजें बेसिकली आपके जुवेनाइल में आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किशोर अपराध में योगदान करने वाले कौन कौन से ऐसे जो है इन फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं? फिजिकल, मेंटल फैक्टर्स, होम कंडीशंस, या फिर नेबर के द्वारा, या फिर ऑल ऑफ द एबव। सो इसमें जो बेसिकली फैक्टर्स होते हैं ये सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी आपके आस पड़ोस घर की स्थिति एंड शारीरिक मानसिक क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से ये बेसिकली ऐसे बच्चे जो हैं बन जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका गिवन है कई संस्कृतियों में स्पष्ट और अन कहा गया है, दोनों तरह के नियम और उल्लेखित करते हैं कि उस एक उपयुक्त साथी कौन है। नतीजतन साथी का चयन पूरी तरीके से व्यक्ति का नहीं रहता, व्यवस्था कहलाती है। क्या? आपके एंडोगैमिनी, या फिर एक्सोगैमिनी, या फिर एक ही बार विवाह करने की प्रथा यानी मोनोगैमी, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा वो आ जाएगा आपका एंडोगैमिनी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन करेक्ट है? यानी पेरेंटिंग द्विदिशीय होती है, यानी पेरेंटिंग जो है आपकी जो है बाई डायरेक्शनल होती है, या फिर बच्चों का उनके माता पिता पे बहुत कम प्रभाव पड़ता है, जन्म क्रम पालन पोषण व्यवहार को प्रभावित नहीं करता, यानी बर्थ ऑर्डर डज नॉट अफेक्ट पेरेंटिंग बिहेवियर, पेरेंट्स हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन, यानी बच्चों का जो है माता पिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इट विल बी द पेरेंटिंग इन बाय डायरेक्शनल, यानी जो पेरेंटिंग होनी चाहिए वो आपके बाय डायरेक्शनल होनी चाहिए, यानी दो दिवसीय होनी चाहिए, यानी दोनों दिशाओं को बेसिकली फॉलो करती हो। नेक्स्ट वन इज परिवार जिसमें एक दंपति वे बच्चों जो उनके खुद के हों और बच्चे जो पिछले संबंधों से है, विच मीन्स ये पूछ रहा है कि ऐसे दो पेरेंट्स जिनके उनके अपने खुद के बच्चे हों और पिछले जो उनके जब वो पिछला पेरेंटिंग जब वो पेरेंट्स थे उनसे भी जो है पिछले संबंधों से भी जो बच्चे हैं वो क्या आएंगे? ज्वाइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, ब्लेंडेड फैमिली, लार्ज फैमिली। सो ये आपका आ जाता है ब्लेंडेड फैमिली। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ए और बी ये दोनों पेरेंट्स हैं, इनसे एक जो है कोई बच्चा है शी। इज इट क्लियर? कुछ समय बाद इन पेरेंट्स के जो है ये किसी कारणवश जो है ये पेरेंट्स आपके एक साथ नहीं हैं, एंड देन ये इन्होंने यहाँ पे एच से और इन्होंने भी जो है यहाँ किसी अदर से कर लिया। ओके, तो एच के साथ ए और एच का जो ये सी है ये, और यहाँ पे आके कोई डी इससे हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं? यानी ए प्लस एच अब साथी हो गए, उनसे
तो ए का जो बच्चा था वो आपका सी था, ठीक है। तो अभी ए ने एच से विवाह कर लिया, तो ए ने एच से विवाह कर लिया और पहले उसने ए और बी से मैरिज किया था। ए और बी आपस में मैरिड थे, उनसे सी हुआ था, यानी ए और बी से मैरिड होने पे सी हुआ था। तो ए ने फिर आगे चल के कुछ दिन बाद रिलेशन नहीं चला तो उन्होंने जो बेसिकली एच से विवाह किया, तो ए और एच जीवन साथी हो गए। अब इनसे जो आपको अब जो चाइल्ड हुआ है वो आपका डी हुआ है। तो ये जो पूरी फैमिली है ये आपकी आ जाती है ब्लेंडेड फैमिली में। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दो लोग विवाह नहीं होते हैं लेकिन साथ रहते हैं, अक्सर वो आपके जो है ये सारी चीज़ें करते हैं, आपके रोमांटिक एंड सेक्सुअली इंटिमिटेशंस रेगुलेशंस करते हैं। क्या हो सकते हैं आपके? तो ऑफ कोर्स वी ऑल नो, मैंने आपको कोहैबिटेशंस आपको प्रीवियसली बता दिया, तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इट विल बी द कोहैबिटेशंस, यानी वो जो है सेक्सुअली एंड रोमांटिक एंड सेक्सुअली इंटिमिटेशंस भी करते हैं लेकिन वो विवाहित नहीं होते आपस में, तो ये आपके कोहैबिटेशंस में भी आ जाता है। ओके, सो ये आपके आज के टोटल 30 क्वेश्चंस रहे हैं। आपको चीज़ें समझ आई होंगी तो आप इसे जो है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम से जाकर के YT पे सर्च कर सकते हैं और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कई ऐसे AI टूल्स यहाँ पे बताए हैं जो फ्री हैं, जिन्हें आप अपने ड्यूरिंग द स्टडी यूज़ कर सकते हैं। और कई ऐसे वीडियोस हैं आपके, कैसे रिक्वायरमेंट्स हैं, आप सीयू चैन पोर्टल को कैसे प्रॉपरली यूज़ करेंगे, इन सभी को मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो इन सारे वीडियोस को भी जाके आप कवर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, टेक केयर।